बीबीसी दुनिया में आज देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स के फायदे और नुकसान। साफ ऊर्जा और बिजली बनाने के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर बढ़ रही है देशों की निर्भरता, लेकिन रेडियो एक्टिव कचरे को निपटाना बड़ी समस्या। चेर्नोबिल और फुकुशिमा जैसे हादसे ना हो, इसके लिए कैसे रखी जाए सावधानी, बताएंगे कवर स्टोरी में। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। न्यूक्लियर प्लांट की बात कवर स्टोरी में, लेकिन पहले हेडलाइंस। रूस में आर्थिक फोरम की एक बैठक में वर्चुअली हिस्सा लेते हुए पीएम मोदी ने कहा, यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया की सप्लाई चेन पर पड़ा बुरा असर, संघर्ष खत्म करने के लिए हो शांतिपूर्ण प्रयास। वहीं पुतिन ने पश्चिमी देशों को दिया सख्त संदेश, कहा रूस को अलग थलग करना नामुमकिन। भारतीय मूल की सुएला ब्रेवरमैन बनी ब्रिटेन की गृह मंत्री। प्रधानमंत्री लिज ट्रस के कैबिनेट में दिखी डाइवर्सिटी, पहली बार वरिष्ठ मंत्रियों में एक भी व्हाइट मैन नहीं। आज से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी की अगुवाई में अगले 150 दिनों तक 12 राज्यों से होकर गुजरेगी ये यात्रा। कन्याकुमारी से शुरू होकर कश्मीर में खत्म होगी यात्रा। पाकिस्तान में मंचार झील के फटने का खतरा हुआ कम, किनारे तोड़कर बाढ़ से बचाया गया। 1.25 लाख लोगों पर हुआ इसका असर, कई लोग अब भी इसकी वजह से फंसे। दक्षिण कोरिया में तूफान हिनानमोर का कहर, अंडरग्राउंड कार पार्किंग में पानी भरने से 7 की मौत। यूरोप और चीन में गर्मी और दुनिया में बढ़ती आपदाओं को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने किया आगाह, कहा बदलते पर्यावरण की वजह से बढ़ेगी भीषण गर्मी और जंगलों में आग लगने की घटनाएं। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। क्लाइमेट चेंज के खतरे से निपटने के लिए ऊर्जा के साफ सुथरे स्रोत पर जोर देने की बात चल रही है। बिजली बनाने के लिए कोयले पर निर्भरता कम करने की बात हो रही है और इसी वजह से भारत समेत कई देश न्यूक्लियर प्लांट्स बना रहे हैं, लेकिन इसके खतरे भी कम नहीं है। इसी की बात आज कवर स्टोरी में। और सबसे पहले बात उस न्यूक्लियर पावर प्लांट की जिस पर खतरा मंडरा रहा है, यानी ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसे लेकर संयुक्त राष्ट्र ने अपील की है कि उसके आसपास एक डीमिलिटराइज्ड जोन बनाया जाए, यानी प्लांट के आसपास कोई भी सैन्य गतिविधि ना हो। यूएन ने चेतावनी जारी की है कि अगर प्लांट के आसपास बमबारी होती है तो वहां से बेहिसाब विषैले रेडियो एक्टिव तत्वों का रिसाव हो सकता है। इससे पहले इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA ने कहा था कि प्लांट में रूसी सैन्य उपकरणों की मौजूदगी से प्लांट की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। रूस की गुजारिश है कि उन्हें यह रिपोर्ट अच्छी तरह से समझाई जाए। और IAEA की टीम जब साइट का दौरा कर रही थी तब भी वहां पर धमाके हुए और उनके प्रमुख रफाल ग्रासी ने वहां एक न्यूक्लियर हादसा होने की चिंता भी जताई। इस प्लांट के आसपास जो बमबारी हो रही है, इस पर जो हमले हो रहे हैं, वो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। मैंने अपने विशेषज्ञों के साथ यहाँ जो भी देखा है उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हम आग से खेल रहे हैं और कुछ बेहद खतरनाक होने की आशंका है। इसलिए हमने अपनी रिपोर्ट में न्यूक्लियर सेफ्टी और एक प्रोटेक्शन जोन बनाने की बात कही है ताकि इस प्लांट को सुरक्षित रखा जा सके। न्यूक्लियर पावर या परमाणु शक्ति, ये एक ऐसी चीज है जिसे लेकर वैश्विक स्तर पर काफी दिलचस्पी है। दुनिया भर के देश कोरोना वायरस के असर से उबर रहे हैं और साथ ही उनमें बढ़ रही है परमाणु शक्ति की डिमांड। पर ऐसा क्यों है? यूक्रेन पर हमले के बाद रूस पर पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगा दिया। यूरोपीय देश जो काफी हद तक रूस पर तेल और गैस के लिए निर्भर हैं, वो अब तेल और गैस के दूसरे विकल्प ढूंढ रहे हैं। ग्लोबल मार्केट में प्राकृतिक गैस और तेल की कमी की वजह से दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतें बढ़ी हैं। न्यूक्लियर पावर कार्बन रहित एनर्जी देता है जो क्लाइमेट चेंज से निपटने में असरदार साबित हो सकता है। और अब ये जान लेते हैं कि अभी फिलहाल क्या क्या हो रहा है। ब्रिटेन में पिछले हफ्ते पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ब्रिटेन के दक्षिणी तट पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने के लिए $80 करोड़ के निवेश का वादा किया है। अमेरिका, जर्मनी और जापान जैसे देश पहले से ही अपने लंबे वक्त से चल रहे पावर प्लांट को कुछ और वक्त तक चलाने के बारे में सोच रहे हैं। वहीं चीन, भारत और रूस नए रिएक्टर्स बना रहे हैं। आज ताइवान के अलावा 32 देशों के पास न्यूक्लियर पावर प्लांट है, यानी कि कुल मिलाकर करीब 440 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। और इन रिएक्टर्स में से 2021 में दुनिया को 10% बिजली मिली थी। फिलहाल 15 देशों में लगभग 55 पावर रिएक्टर्स बनाए जा रहे हैं।
भारत की अगर बात करें तो न्यूक्लियर पावर प्लांट कुल ऊर्जा उत्पादन में से 3% ऊर्जा का उत्पादन करता है और इसे इस साल 2 नए परमाणु रिएक्टर से बढ़ाया जाएगा जो अभी भी बन रहे हैं और अगले साल 4 नए प्रोजेक्ट्स भी बन रहे हैं। पर क्या न्यूक्लियर पावर ही भविष्य है? इससे कौन कौन से खतरे जुड़े हैं, बता रहे हैं बीबीसी संवाददाता थियो लेगेट। न्यूक्लियर पावर का भविष्य अनिश्चित है। कुछ देश इसकी ज्यादा पैरवी करते हैं तो कुछ थोड़ी कम। अगर एक बड़े नजरिए से देखा जाए तो न्यूक्लियर पावर का फायदा इसमें इस्तेमाल होने वाले यूरेनियम से मिलेगा, जिसमें ऊर्जा बहुतायत में है और ये ऊर्जा का एक साफ सोर्स भी है जो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे प्रदूषण फैलाने वाले कण नहीं बनाता। इसके चाहने वाले तो इसके इस्तेमाल की बात कहेंगे, लेकिन इसका नुकसान ये है कि ये बेहद खतरनाक है। 80 के दशक में चेरनोबिल हादसा हुआ था, फिर 2011 में फुकुशिमा परमाणु हादसा हुआ, तो ये बहुत खतरनाक है। और न्यूक्लियर कचरे को लेकर भी समस्या है। रेडियो एक्टिव कचरा लंबे समय तक बना रहता है और ये इंसानों के लिए हानिकारक है। किसी को भी ये पक्के तौर पर नहीं पता कि इस कचरे के साथ क्या करना चाहिए। तो न्यूक्लियर एनर्जी जिसके फायदे भी हैं और नुकसान भी, और इसी वजह से कैंपेनर्स न्यूक्लियर पावर के इस्तेमाल को लेकर चेतावनी देते हैं क्योंकि इसमें रेडियो एक्टिव तत्वों का रिसाव और जहरीले न्यूक्लियर वेस्ट का खतरा होता है। इन सब खतरों के बावजूद कई देश नए युग के न्यूक्लियर पावर स्टेशन बनाने के अपने प्लान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए बीबीसी संवाददाता थियो लेगेट की ये रिपोर्ट। इस गहरे साफ पूल में परमाणु रिएक्टरों से निकलने वाले हाई लेवल कचरे को ठंडा किया जा रहा है। ये घातक रूप से रेडियो एक्टिव है और ये 1 लाख सालों तक खतरनाक रहेगा। यहाँ स्वीडन में प्रशासन दशकों से इससे निपटने के तरीके खोज रहा है, जिसका जवाब ग्रामीण इलाकों में इन आम सी दिखने वाली फार्म बिल्डिंग्स के नीचे हो सकता है। ज़मीन में सैकड़ों मीटर नीचे एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला है, जहाँ सदियों तक कचरे को सुरक्षित रखने की तकनीक का टेस्ट किया जा रहा है। परमाणु कचरा जहां रखा जाएगा वो जगह असल में ऐसी दिख सकती है। ये एक डमी जगह है और उस दीवार के पीछे वो असली कनस्तर 20 साल से दबे हुए हैं जिनमें परमाणु कचरा हुआ करता था। जल्द ही उन्हें बाहर निकाला जाएगा ताकि वैज्ञानिक उन्हें देखें और पता लगा पाएं कि किन तकनीकों ने काम किया है और किसने नहीं। इसे जियोलॉजिकल डिस्पोजल कहा जाता है और स्वीडन के प्रयोगों को ब्रिटेन समेत दूसरे देश बारीकी से देख रहे हैं जो कुछ ऐसा ही करने की योजना बना रहे हैं। लाखों सालों से ब्रिटेन में जमीन के अंदर 200 से 1000 मीटर की गहराई में हमारी जियोलॉजी स्थिर रही है। अच्छी इंजीनियरिंग के जरिए हम इस कचरे को उस वक्त के लिए अलग करके एक जगह रख सकेंगे। ब्रिटेन के ज्यादातर हाई और मीडियम लेवल के कचरे को यहाँ क्रम्बिया के सेलाफील्ड प्लांट में रखा जाता है। अब ब्रिटेन की सरकार ऐसी जगह ढूंढ रही है जहाँ ऐसा कचरा रखने के लिए एक स्थायी जगह बनाई जा सके। ऐसी एक जगह सेलाफील्ड के बहुत करीब है। मौजूदा योजनाओं के तहत सेलाफील्ड और देश की दूसरी साइटों से कचरा हटाया जाएगा और जमीन में बहुत अंदर दफन कर दिया जाएगा। जिन जगहों को लेकर विचार किया जा रहा है उनमें से एक है आयरिश सागर के नीचे। ब्रिटेन सरकार इंग्लैंड और वेल्स में जियोलॉजिकल वेस्ट फैसिलिटी बनाने के लिए वहां के लोगों को 1 साल में $10 लाख से ज्यादा देने की पेशकश कर रही है। स्कॉटलैंड ने इस पेशकश को ठुकरा दिया है। क्रम्बिया और लिंकनशायर में ऐसी 4 तथाकथित सामुदायिक पार्टनरशिप गठित की गई हैं। लेकिन विरोधियों का कहना है कि इस पूरी रणनीति में ही खामी है। हमें इन चीजों को भविष्य के नजरिए से भी देखना होगा और आने वाली पीढ़ियों को भी इस बारे में बताना होगा। उन्हें इन चीजों की देखरेख करनी होगी। अगर न्यूक्लियर कचरे को इस तरह जमीन में दफना दिया जाएगा तो किसी हादसे की सूरत में आने वाली पीढ़ियां खुद को कैसे बचा पाएंगी? ऊर्जा संकट और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के दबाव के बीच ब्रिटेन की सरकार यहाँ समरसेट की तरह नई जनरेशन के न्यूक्लियर पावर स्टेशन बनाना चाहती है और एक स्टेशन सफॉक में बनने वाला है। लेकिन इसका मतलब होगा और ज़्यादा खतरनाक कचरा, जिससे स्थायी समाधान ढूंढने का दबाव और बढ़ेगा। रूस के कब्जे वाले ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट में यूएन पीस कीपर की तैनाती की पहल का यूक्रेन ने स्वागत किया है। हालांकि इससे पहले तक रूस और यूक्रेन इस पावर प्लांट के आसपास हो रहे हमलों के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे थे, एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे। और वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बताएंगे कौन है वो भारतीय मूल की महिला जो बनी ब्रिटेन की गृह मंत्री, और भारतीय युवाओं में क्यों बढ़ रहा है स्थायी नौकरी छोड़ने का ट्रेंड।
बीबीसी दुनिया में अब भी बहुत कुछ है बाकी, बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। ब्रिटेन की नई पीएम लिज ट्रस ने अपने कैबिनेट के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वो पुरुषों और महिलाओं दोनों की भागीदारी की कोशिश कर रही हैं। साथ ही ये पहला मौका है जब वरिष्ठ मंत्रियों में एक भी व्हाइट मैन नहीं है। ब्रिटेन की नई गृह मंत्री नियुक्त कर दी गई हैं भारतीय मूल की सुएला ब्रेवरमैन। उनके पिता मूल रूप से गोवा के निवासी थे। उनकी माँ भी भारतीय मूल की थी जो मॉरिशस से ब्रिटेन आई थी। सुएला का जन्म लंदन में हुआ था और सुएला से पहले ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल थी, वो भी भारतीय मूल की थी। और कंजर्वेटिव पार्टी के वरिष्ठ नेता सर मैल्कम रिफकाइंड ने नई कैबिनेट का स्वागत किया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विविधता के मकसद से हमने ऐसी कैबिनेट का गठन किया। प्रधानमंत्री समेत सभी वरिष्ठ मंत्रियों को उनकी योग्यता के आधार पर चुना गया। प्रधानमंत्री ने उन्हीं लोगों को चुना जिन पर उन्हें भरोसा है कि वो अपना काम बेहतर तरीके से कर पाएंगे। ये एक संयोग है कि ऐसे लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं। मुझे उम्मीद है कि इन सभी से लोगों को बहुत उम्मीदें होंगी, लेकिन विवाद नहीं होगा। ये दर्शाता है कि आधुनिक ब्रिटेन में सभी के लिए बराबरी के मौके हैं। और कोरोना महामारी के बाद से भारतीय जॉब मार्केट में एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है। लोग रेगुलर इनकम के बजाय अब जॉब सेटिस्फैक्शन को तरजीह देने लगे हैं। स्थायी नौकरी छोड़कर फ्रीलांस जैसे काम कर रहे हैं। इसे गिग इकोनॉमी कहा जाता है। इसके कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। देखिए बीबीसी संवाददाता देवीना गुप्ता की रिपोर्ट। नाइस कार। व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग? मैडम अपना कॉल सेंटर है। हाँ सोमेश भाई, वीडियो बहुत अच्छी बनी है, पर एक और क्लिप भेज रहा हूँ, उसमें वो ऐड कर दे प्लीज। सर ये तो नहीं हो पाएगा, उसमें तो जगह है ही नहीं। अरे बहुत जगह है। 12 साल पहले गौरव ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन उनका पेशा लोगों को हंसाना होगा। गौरव पहले रिटेल और मीडिया में नौकरी कर रहे थे, जहां उन्हें रेगुलर तनख्वाह मिलती थी। पर 2015 में उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी की दुनिया में कदम रखा। मैं तो तब छोड़ा था जॉब जब फर्स्टली आई गॉट मैरिड, तो माय वाइफ वाज वर्किंग फुल टाइम। और उसके अलावा मेरे पास सेविंग थी, मतलब मैं इतना सेव करके छोड़ा था कि मेरे को अगर 1 साल तक मैंने 1 रुपए का भी काम नहीं करा तो आई कैन सस्टेन इजीली इन मुंबई। रेंट दे सकता हूँ, अपना खाना पीना कर सकता हूँ, शो पे जा सकता हूँ। आज गौरव गिग इकोनॉमी का हिस्सा है, जहां वो ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। तो ये गिग इकोनॉमी आखिर है क्या? स्थायी नौकरी के विपरीत यहाँ के लोग शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट पर या स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। उदाहरण के लिए वो लोग जो फूड डिलीवरी का काम करते हैं या जो कैब ड्राइवर्स होते हैं, वो भी गिग वर्कर्स कहलाए जाते हैं। लेकिन अब जैसे जैसे गिग इकोनॉमी बढ़ रही है, वैसे वैसे हाई स्किल लोग भी इसकी ओर आ रहे हैं। 34 वर्ष के तुषार वर्मा 6 साल फाइनेंशियल कंपनी में काम करने के बाद खुश नहीं थे, तो उन्होंने भी गिग इकोनॉमी का रास्ता चुना, जहां वो एक मशहूर ट्रैवल इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं। 6 साल से काफ़ी स्टेबिलिटी तो थी अपने पुराने जॉब में, और आपकी आदत ही बन जाती है कि हर महीने के एंड में आपको एक सैलरी आती रहती है, तो काफ़ी सिक्योर था। लेकिन उसके साथ हर साल में जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है, आपका फ्रीडम कम होते जाता है। और एक पॉइंट आ जाता है जब आपको या तो आप वो लाइफ एक्सेप्ट कर लो या आप कुछ ऐसा करो जिससे आपको खुद में खुशी मिले। तो इसी वजह से मैंने डिसाइड किया कि कुछ ऐसा अलग करेंगे। इंटरनेट और स्मार्टफोन ने लोगों के लिए गिग इकोनॉमी के कई रास्ते खोल दिए हैं। फिलहाल भारत में 77 लाख लोग इस गिग इकोनॉमी का हिस्सा हैं, पर नीति आयोग ने अनुमान लगाया है कि ये संख्या 2030 तक 2 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी। पर क्या गिग इकोनॉमी में जॉब सिक्योरिटी है? एक यदि कंफर्म्ड एम्प्लॉय को रेगुलर तनख्वाह मिलती है तो उसे पता है कि महीने के अंत में कितने पैसे आएंगे, क्या काम करना है उसे, और उसकी बचत होती है। उस बचत से जहां पर कोई दिक्कत आ जाए, जैसे कि कोई बीमार पड़ जाए या कोई और दुर्घटना हो जाए और पैसों की जरूरत है, तो एक सेविंग्स रहती है जिसके आधार पर वो अपना गुजारा कर सकता है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में अभी भी 52% गिग वर्कर्स या तो ड्राइवर्स हैं या फिर सेल्स का काम करते हैं। पर अब यहाँ गौरव और तुषार जैसे लोग भी आ रहे हैं जो इस गिग इकोनॉमी की परिभाषा को बदल रहे हैं। देवीना गुप्ता, दिल्ली में बीबीसी न्यूज हिंदी के लिए। और महामारी के बाद बदल रहा है कामकाज का भी तरीका। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद क्या पैसा आने से बदल जाएगी खो-खो की दुनिया?
इस बारे में करेंगे बात एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। भारत में क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी की लीग शुरू होने के बाद अब खो खो की लीग भी शुरू की गई है। इसमें बड़े पैमाने पर पैसा लगाया जा रहा है और कई खिलाड़ियों की जिंदगियां इससे बदल रही हैं। कई दोस्त भी हैं और कई टीचर्स भी थे जो बोलते हैं खो खो में कुछ नहीं है, कुछ स्कोप नहीं है। बुरा लगता था, टूटते थे कि यार सब ऐसा बोल रहे हैं, क्या पता ना हो। लेकिन फाइनली अब लीग हुई है तो सबके मुंह बंद है और अब अच्छा लगता है क्योंकि अब सबकी एक पहचान है खो खो प्लेयर्स की और सब देख रहे हैं, सब पसंद कर रहे हैं। विशाल जैसे भारत के कुल 143 खो खो खिलाड़ियों को पहली बार इस लीग में खेलने का मौका मिला है, जिसका नाम है अल्टीमेट खो खो। 2012 में पापा की डेथ हो गई थी कैंसर से। जब पापा गए तो लाइफ पूरी चेंज हो गई। घर में जो प्रॉब्लम्स थी उनके बारे में पता चला, तो अभी भी हम रेंट पे रहते हैं। फिर पार्ट टाइम जॉब देखी अमेज़ोन में। सुबह पहले प्रैक्टिस करते अब भी करते हैं, फिर जॉब पर, वहीं से कॉलेज से घर, फिर अपनी एकेडमी प्रैक्टिस के लिए। तो इसी तरह चला, किया मैनेज। भारत की पहली खो खो लीग में कुल 6 टीमों में 34 मैच हुए। क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी के बाद अब खो खो में बड़े पैमाने पर पैसा लगाया गया है। जब मुझे खो खो लीग के बारे में पता चला तो मैं बहुत उत्साहित हो गया। पहले युवा इस गेम की तरफ आकर्षित नहीं होते थे, लेकिन अब खो खो मैच भी नेशनल टीवी पर दिखाए जा रहे हैं तो युवाओं में दिलचस्पी बढ़ेगी। खो खो लीग में 6 टीमें हैं। गायक बादशाह और पुनीत बालन ने मुंबई खिलाड़ीज टीम को खरीदा है। अडानी ग्रुप ने गुजरात जायंट्स में पैसा लगाया है। चेन्नई क्विक गन्स को KLO स्पोर्ट्स ने खरीदा है, जबकि GMR स्पोर्ट्स के पास तेलुगु योद्धा टीम है। ओडिशा सरकार ने ओडिशा जगरनॉट्स में निवेश किया है। राजस्थान वॉरियर्स टीम कैप्री ग्लोबल के पास गई है। पहले सीजन में सिर्फ 6 ही टीमें हैं, लेकिन अगले साल लीग को बड़ा करने और महिलाओं को शामिल करने का इरादा भी है। तो इस तरह के खेलों में निवेश बढ़ रहा है। उम्मीद है खिलाड़ियों के साथ साथ खो खो के भी बेहतर दिन आएंगे। और कार्यक्रम आपको कैसा लगा ये बताने के लिए आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं @BBC सारिका पर। BBC दुनिया में फिलहाल इतना है।